हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस के बारे में और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गैमीटोजेनेसिस से। आपको इतना पता होना चाहिए कि गैमीटोजेनेसिस जो है इसका मतलब क्या है। गैमीटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स व्हिच कैन बी ईदर इन द मेल्स और इन द फीमेल। ओके, सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, वी नो दैट, हमें पता है कि जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल में होते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं फीमेल में। ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स एंड मेल्स में जो गैमीट होते हैं दे आर कॉल्ड एज स्पर्म्स एंड फीमेल्स में जो गैमीट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज ओवम। ओके, एंड दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल में स्पर्म्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। So in testis, the immature male germ cell, which is the spermatogonia, यानी कि जो हमारा मेन मदर सेल होगा वो होगा हमारा स्पर्मेटोगोनिया। उसमें होंगे हमारे इमेच्योर मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे और स्पर्मेटोगोनिया हेल्प करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज spermatogenesis. Okay, you should remind it. Spermatogenesis is the process of formation of sperms from the immature germ cells or the spermatogonia, and which ये जो start होता है it begins at puberty. Okay, होता क्या है, जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया है यानी कि हमारे जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारी इनर वॉल पर हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, एंड देन दे मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ अर माइटोटिक डिवीजन, और हमारे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो नंबर्स में इंक्रीज करते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन, एंड देन ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म होता है, देखो हमारे जो मेन पहले हमारे जो मेल जर्म सेल्स हैं दे आर डिप्लॉयड, तो अब हुई उनमें माइटोसिस, और हमें पता है कि माइटोसिस से जो हमारी प्लॉइडी होती है वो चेंज नहीं होती है। तो मतलब कि हमारे इमेच्योर मेल जर्म सेल्स यानी कि हमारी स्पर्मेटोगोनिया जो थे, जब वो डिवाइड भी करेंगे माइटोसिस से, तो उनकी प्लॉइडी जो थी वो डिप्लॉयड ही रहेंगे और उनमें होंगे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। Some of the spermatogonia are called as primary spermatocyte which periodically undergoes meiosis. अब क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया होगा उनमें जब वो डिवाइड होंगे तो उनसे बनेंगे हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे वो भी हमारे डिप्लॉयड होंगे, लेकिन उनके अंदर होगी आगे मियोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो डिवाइड करेगा और आगे जाकर बनाएगा टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स विच आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इससे आपको कंक्लूजन में ये पता होना चाहिए कि जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया है वो भी डिप्लॉयड है यानी कि 2n। उसके बाद हुई माइटोसिस से बने हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होंगे वो भी होंगे हमारे डिप्लॉयड यानी कि 2n। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगी हमारी मियोसिस, और आपको पता है कि मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और रिडक्शनल डिवीजन की वजह से बनेंगे हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे वो होंगे हैप्लॉइड यानी कि उनकी प्लॉइडी हो चुकी होगी हाफ, which have only 23 क्रोमोसोम। यानी कि हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्रेजेंट होंगे 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में प्रेजेंट होंगे 23 क्रोमोसोम। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, आप कहीं साइड पर लिख भी सकते हैं। The secondary spermatocyte which then undergoes second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatid। आपको पता है कि जो हमारी मियोसिस होती है ये 2 पार्ट में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी तो वो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब उसके बाद होगी जब हमारी मियोसिस 2, तो 2 से बन जाएंगे हमारे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, और उनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। ओके, नाउ स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स। ओके,
जो हमारे स्पर्मेटिड्स बने हमारे मियोसिस के बाद, उसको कन्वर्ट करेंगे हम स्पर्म्स में, यानी कि हमारे स्पर्मेटोजोआ में, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। इससे आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि अलग टर्म है, लेकिन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स यानी कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स इज बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, इट शुड बी क्लियर, इन दोनों में काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। अब आगे क्या होगा, आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स जब बन चुके हैं, द स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो सर्टोली सेल्स थे वो हेल्प करते थे हमें न्यूट्रिशन देने में हमारे स्पर्म्स को। तो जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगी यानी कि फॉर्मेशन हो जाएगा स्पर्म्स का, तो जो स्पर्म के हेड होंगे वो जाकर एम्बेड हो जाएंगे हमारे सर्टोली सेल्स में। okay, and are finally released from the seminiferous tubules by the process called as spermiation। और जब क्या बोलते हैं, उसके बाद जब हमारे स्पर्म्स मूव करते हैं हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, यानी कि रिलीज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ओके, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए। देखो, इसमें आपको बताया गया है कि ये रहे आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, दिस इज योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड देन जब इनकी डिवीजन होगी दे विल फॉर्म योर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। okay, and then it will form your spermatids, and then the spermatids will get converted into your spermatozoa। डायग्राम में गलत बताया गया है, ये जो दिखाए गए हैं ये है हमारे स्पर्म्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ। अगर आपको स्पर्मेटिड्स देखने हैं वो है आपके यहाँ प्रेजेंट होंगे, यानी कि इनकी ये आगे जाकर बनेंगे 4 हैप्लॉइड में, तो डायग्राम में वो अच्छे से नहीं दिखाया गया है। ये सारे जो हैं ये सारे आपके स्पर्म्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ हैं। ओके, now spermatogenesis start at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotrophin releasing hormone। देखो, हम अच्छे से हार्मोन वाला चैप्टर तो पढ़ेंगे ही, हमारा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें, तो मैं इसमें आपको थोड़ा बहुत ही अच्छे से बता पाऊंगी। तो होता क्या है कि हमारा जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो रिलीज होता है हमारे हाइपोथैलेमस से। ओके, एंड देन जब उसकी इंक्रीज हो जाती है उसकी अमाउंट, तो वो हेल्प कर देती है, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर जब हमारे GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की अमाउंट बढ़ जाती है, तो उसके बाद से ऑनसेट हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और यहाँ वही लिखा गया है कि दिस इफ यू रिकॉल, ये जो है ये हमारे 11th क्लास के चैप्टर में है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो आपको ये याद रखना चाहिए वैसे कि दिस इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ओके, द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH व्हिच एक्ट्स एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हमारा GnRH का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, तो वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा और स्टिमुलेट करेगा दो टाइप के गोनाडोट्रोपिन को, जो कि है हमारा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है हमारा FSH यानी कि हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए, जो हमारा LH है यानी कि हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो एक्ट करेगा हमारे लेडिक सेल पे यानी कि हमारे इंटरस्टिशियल सेल पे। और मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो हमारे लेडिक सेल्स थे वो किस में हेल्प करते थे, वो हमारे हेल्प करते थे प्रोडक्शन ऑफ androgens। okay, synthesis and production of androgens। so जो हमारा, आपको ये अच्छे से आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं कि LH, L for luteinizing, L for Leydig cells। so LH एक्ट करेगा Leydig cells में और स्टिमुलेट करेगा synthesis and secretion of androgens, and the androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis। और जब androgens बन जाएंगे they will stimulate और हेल्प करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। अब आगे आपका FSH यानी कि आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपका एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे। ओके, एंड इट विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये हेल्प करेगा आपके स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में। आपको पता ही है कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस जो था
वो था हमारा स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स बनने के प्रोसेस को हमने कहा था स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, नाउ अब हम आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई दे रही होगी, दिस डायग्राम इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, जो कि हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे। Let us examine the structure of a sperm. It is a microscopic structure composed of a head. एक head present होता है, उसके बाद आती है आपकी neck, उसके बाद आता है आपका एक middle piece and उसके बाद आती है आपकी tail. So वो ही यहाँ पे लिखा गया है head, neck, middle piece and tail. अब a plasma membrane envelops the whole body of the sperm. जो हमारे पूरे sperm की body होती है वो covered होती है एक plasma membrane से. The sperm head contains an elongated haploid nucleus. हम सबको पता है कि जो हमारे gametes होते हैं वो haploid होते हैं, तो मतलब कि जो sperm में हमारा nucleus होगा वो भी होगा haploid. तो head में जो होता है हमारा present होता है हमारा haploid nucleus, the anterior portion of which, anterior यानी कि upper, okay, anterior यानी कि upper part is covered by a cap like structure which is called as acrosome. तो आप एक डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा आपका न्यूक्लियस जिसमें आपका क्रोमोसोम मटेरियल है जो कि है हैप्लॉइड, ये आपका है हेड, और आपके हेड के एंटीरियर यानी कि ऊपर वाले पार्ट पे प्रेजेंट है आपका acrosome. The acrosome is filled with enzymes that will help in the fertilization of ovum. जो एक्रोसोम है उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवम की फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. The middle piece possesses numerous mitochondria. Okay, जो ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है middle piece. Middle piece में बहुत ज़्यादा mitochondria present होते हैं जो कि help करते हैं हमारे sperm की swimming में inside the female body. Okay, which produces energy for movement of the tail and facilitate the sperm motility essential for fertilization. So जो हमारी मिडल पीस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होती हैं वो हेल्प करेंगे हमारे फर्टिलाइजेशन में, यानी कि हमारे स्पर्म के मूवमेंट में, ताकि वो fertilization में help कर सके. Okay, now there is written that the human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during coitus, of which normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility. तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या लिखा गया है. इसमें लिखा गया है कि in a single coitus यानी in a single sexual intercourse there is the production of about 200 to 300 million sperms. Okay, और लेकिन अगर एक नॉर्मल फर्टिलिटी की बात की जाए जो कि हेल्प कर सकती है अ वुमेन टू गेट प्रेग्नेंट, एंड उसमें क्या होता है आपके जो स्पर्म्स होने हैं उनका 60% जो स्पर्म्स हैं उनका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए. ओके, और उनमें से भी 40% जो हैं 40% स्पर्म्स जो है उनको विगरस मोटिलिटी शो करनी पड़ेगी, तभी आपकी नॉर्मल फर्टिलिटी हो सकती है. Sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. जो हमारे seminiferous tubules से जो हमारे sperms रिलीज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे accessory ducts से, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताई ही थी, जो कि थी हमारी रेटिटेस्टिस, उसके बाद आ गई हमारी वासाई फ्रेंचिया, उसके बाद आ गई हमारी एपिडिडाइमिस, और उसके बाद आ गया हमारा वास डिफरेंस. Okay, so the secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and the prostate are essential for the maturity and motility of sperms. तो सिर्फ sperms ही नहीं, जो हमारी secretions हैं हमारे एपिडिडाइमिस की, वास डिफरेंस की, सेमिनल वेसाइकल की, प्रोस्टेट की, वो सारी हेल्पफुल है हमारी मैच्योरेशन और मोटिलिटी यानी कि हमारे स्पर्म की मूवमेंट में. ओके, नाउ अब आपको पता होना चाहिए कि हम सीमेन किसको कहते हैं. सो सीमेन जो होता है उसमें सिर्फ स्पर्म्स नहीं होते हैं, उसमें होता है हमारा स्पर्म्स with the seminal plasma. Okay, यानी कि sperms plus seminal plasma forms the semen. The function of male sex accessory ducts and glands are maintained by testicular hormones or the androgens. जो हमारे androgens ही हैं वो हमारी sex accessory ducts और glands को maintain करके रखते हैं. Now this was all about the male one. ओके, नाउ वी विल, तो आप पहले यहाँ डायग्राम से देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ बताई गई है आपको ए पार्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस. सो मैंने आपको एकदम कंक्लूड कर देती हूँ सब कुछ. तो मेल्स में होता क्या है, सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया.
ओके जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोगोनिया विच आर द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, उनमें जब प्यूबर्टी आती है उनमें स्टार्ट हो जाती है माइटोसिस। मतलब पहले जो थे आपके सेल्स उनकी प्लॉइडी जो थी यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर था वो 46 ही था। ओके नाउ अब क्या होगा, इनमें प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो गई इनमें माइटोसिस हुई और माइटोसिस से होती है इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जो हमारे बने जो कि थे हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो भी होंगे आपके, उनका क्रोमोसोम नंबर भी होगा 46 और उनकी प्लॉइडी भी होगी डिप्लॉइड। अब जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उनमें होती है मियोसिस, और आपको पता है कि मियोसिस 2 स्टेज में होती है। ओके तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब होगी तब फॉर्मेशन होगी हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की, जो और आपको पता है कि जो हमारी मियोसिस होती है इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, तो उसमें जो हमारे क्रोमोसोम नंबर होंगे वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाएंगे विच इज 23। अब क्या होगा, अब होगी हमारी सेकेंड मियोसिस यानी कि मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 होने के बाद जो हमारा एक सिंगल सेल होता था वो फॉर्म हो जाता है हमारे 4 हैप्लॉइड सेल्स में, और इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड्स। ओके दीज आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स जो होंगे अब ये होंगे डिफरेंशिएट और बनाएंगे हमारे स्पर्मेटोजोआ यानी कि हमारे स्पर्म्स, जिनकी प्लॉइडी भी होगी आपकी 23, मतलब जिनका क्रोमोसोम नंबर भी होगा 23 और उनकी प्लॉइडी होगी हैप्लॉइड। यानी कि इससे आपको पता लगता है कि अगर आपको हम पूछें कि डिप्लॉइड कौन कौन सा है, तो डिप्लॉइड है आपका स्पर्मेटोगोनिया और आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और हैप्लॉइड कौन कौन है, हैप्लॉइड है आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ। ये एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी जाता है। और जो 2 प्रोसेसेस के नाम आपको बताए गए थे, जो पहला था कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम spermatogonia, it is called as spermatogenesis, okay, and the formation of sperms, the transformation of spermatids into sperms is called as spermiogenesis, okay, and the release of sperms from the seminal vesicles was called as your spermiation, okay। तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए मेल वाला पार्ट। अब हम पढ़ेंगे फीमेल वाला पार्ट। ओके द स्पर्म द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज oogenesis। जैसे उसमें हमारे स्पर्म्स की फॉर्मेशन को हम कहते थे स्पर्मेटोजेनेसिस, उसी तरीके से हम ओवम की फॉर्मेशन को कहेंगे oogenesis, which is marked differently from spermatogenesis, जो कि हमारी डिफर करती है spermatogenesis से। So the oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary। तो आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो थी वो हमारी स्टार्ट हुई थी हमारी प्यूबर्टी पर, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, oogenesis जो होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ ही स्टार्ट हो जाती है और एक फीमेल के अंदर बन जाती हैं a couple of million gametes यानी कि मिलियन मदर सेल oogonia बन चुके होते हैं एक एम्ब्रियो के अंदर ही, जो कि बन जाते हैं एक फीटल ओवरी में ही। और उन oogonia के अलावा उनकी लाइफ में दोबारा oogonia की प्रोडक्शन नहीं होती है, जो कि यहाँ लिखा गया है नो मोर oogonia are formed and added after birth, यानी कि बर्थ होने से पहले आप में जितने oogonia हैं यानी कि जितने एग्स हैं उतने ही रहेंगे, बर्थ होने के बाद नो मोर oogonia इज गोइंग टू ऐड। अब क्या होगा, दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ meiotic division and get temporarily arrested at the stage called as primary oocytes। अब होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं ये जो oogonia है हमारा ये डिवीजन स्टार्ट कर देगा, मतलब ये डिवीजन करता है और एंड में हमारे प्रोफेज 1 में मियोटिक डिवीजन की ये जाकर अरेस्ट हो जाते हैं और बना देते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं प्राइमरी oocytes। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि each primary oocytes then gets surrounded by a layer of granulosa cell।
अब क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी oocyte है, देखो यहाँ पर बनेगा आपका प्राइमरी oocyte, वेट, primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called as a primary follicle. आपका जो प्राइमरी oocyte था उसके अराउंड जो थी आपकी एक लेयर बन जाएगी ग्रेनुलोसा सेल की, और उस फॉलिकल को आप कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल. ओके, नाउ प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म हो चुका है. लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. अब बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक पहुंचने में ये जो मिलियन सेल्स जो थे, ये क्या बोलते हैं, ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, और प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते हमारे मिलियंस में से सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचे होते हैं हर ओवरी में. ओके, यानी कि जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो बर्थ से प्यूबर्टी तक डीजनरेट होते रहेंगे, और एंड में जब मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगा फीमेल्स में यानी कि प्यूबर्टी में, तब सिर्फ हमारे 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचे होते हैं. अब क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड न्यू थीका इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte. यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो कि हमारे प्यूबर्टी तक पहुंचे होते हैं, उनके अराउंड और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है, और वो बना देता है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल्स. Now, secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled cavity called as antrum. अब जो हमारा सेकेंडरी है फॉलिकल है, उसके अराउंड भी हमारी लेयर्स बनती चलती हैं, और बन जाता है हमारा टर्शरी फॉलिकल. और टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं एंट्रम. ओके, एंट्रम. The theca layer is organized into an inner theca. जो अंदर वाली थीका लेयर होगी उसको हम कहेंगे इनर थीका इंटरना, और बाहर वाली लेयर को बोलेंगे हम थीका एक्सटर्ना. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte with tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. Okay, तो जो हमारी टर्शरी फॉलिकल होती है, इसमें कंप्लीट होती है हमारी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी. जब हमारी ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाती है, आपको पता ही है जैसे मैंने पीछे बताया अभी दो मियोसिस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो जब हमारी फर्स्ट मियोसिस हो जाती है उसके बाद हमारे बनने होते हैं दो स्ट्रक्चर्स. ओके, सो यहाँ पर जो है हमारी सिमेट्रिकल डिवीजन नहीं होती है, अनइक्वल डिवीजन होती है, और बनता है एक सेकेंडरी oocyte और बनती है एक छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी. ओके, the secondary oocyte retains the bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. तो जो हमारा secondary oocyte जो है उसका साइटोप्लाज्म होता है वो हमारे प्राइमरी oocyte से बहुत ज्यादा रिच होता है. Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? अब इन्होंने आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछा है कि जो आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी वो फर्दर डिवाइड होगी या डीजनरेट हो जाएगी. तो जो हमारी पोलर बॉडी होती है वो डीजनरेट नहीं होती है. ओके, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट दिस. द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और द गैरेफिन फॉलिकल. अब आपका जो टर्शरी फॉलिकल जो था यानी कि आपका सेकेंडरी oocyte जो बन चुका था, वो क्या करेगा, वो और मैच्योर होगा और बनाएगा एक गैरेफियन फॉलिकल. The secondary oocyte forms a new membrane which is called as zona pellucida with surrounding it. अब जो हमारे गैरेफिन फॉलिकल होता है उसके अराउंड एक और लेयर बन जाती है हमारे सेकेंडरी oocyte के अराउंड. इट इज कॉल्ड एज जोना पेलिसीडा. द गैरेफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte. ओके, नाउ हमारा जो गैरेफिन फॉलिकल होता है वो रप्चर यानी कि वो टूट ब्रेक होता है और उसमें से निकलती है हमारी सेकेंडरी oocyte. एंड सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन. ओके,
अब इसी को आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में अच्छे से, मैं आपको यहाँ पर दोबारा अच्छे से एक बार बता देती हूँ अगर आपको एकदम क्लियर नहीं हुआ है तो सबसे पहले जैसे उन्होंने बताया कि जो ऊगोनिया होते थे मिलियंस होती हैं एक फीमेल में, और वो प्रेजेंट होते हैं उनके फीटल बर्थ के साथ, और बर्थ के बाद और ज्यादा ऊगोनिया की एडिशन नहीं हो पाती है। सो जब फीटल लाइफ थी तब उनमें प्रेजेंट थे उनके प्राइमरी oocyte जो कि माइटोसिस से डिफरेंशिएट कर रहे थे। ओके, अब बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद जो है और हमारे वो ऐड नहीं हो पाएंगे, जबकि बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में जो मिलियन थे हमारे ऊगोनिया वो डीजनरेट होते रहेंगे और बच जाएंगे सिर्फ 60,000 to 80,000 तक। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पर अच्छे से वैसे नहीं बताया गया तो मैं आपको बता ही देती हूँ। सबसे पहले जो आपके प्राइमरी oocyte थे, ठीक है, वो पहले वो होगा आपका प्राइमरी फॉलिकल। ओके, प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड लेयर बनेगी, फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में दोबारा ग्रैन्युलोसा लेयर उसको सराउंड करेगी, बनेगा हमारा टर्शरी फॉलिकल। अब जो टर्शरी फॉलिकल होगा उसमें कंप्लीशन हो जाती है हमारी पूरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की। ओके, और बन जाता है हमारा सेकेंडरी oocyte। ओके, तो जो सेकेंडरी oocyte हमारा जो फॉर्म होगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। ओके, नाउ हमारा सेकेंडरी oocyte है मतलब जो हमारा टर्शरी फॉलिकल है वो और ग्रो करेगा। हमारे टर्शरी फॉलिकल में एक और कैविटी होती है, उसको हम कहते हैं एंट्रम कैविटी, और वो ग्रो करेगा और बनाएगा गैरेफिन फॉलिकल, और गैरेफिन फॉलिकल जो है जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो क्या करेगा, उसके अराउंड एक लेयर बना देगा विच इज कॉल्ड एज जोना पेलोसिडा, और उसके बाद जो होगा हमारा गैरेफिन फॉलिकल बाद में रप्चर हो जाएगा और रिलीज कर देगा हमारा सेकेंडरी oocyte, यानी कि ओवम को रिलीज कर देगा, और बाद में ये आपको ये बना देता है एक और सेकेंड पोलर बॉडी जो कि हमारी एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ किया जाती है। और वहीं से अगर क्या बोलते हैं, अगर जो हमारा ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर जो है स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आता है ओवम के, तो जो हमारी क्या बोलते हैं सेकंड जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कंप्लीट नहीं होगी, तो वो आपको आगे चैप्टर के साथ पता लग जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसलिए मैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट है वो अगली वीडियो में डालूंगी। आई होप आपको समझ आया होगा इसके बारे में, एंड कीप स्टडिंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस। थैंक यू।